सर इंडिया डायबिटीज की कैपिटल बन गया है। Yes. ऐसा क्यों हुआ है कि इंडिया ही सबसे ज्यादा इस चीज में आगे बढ़ चुका है? कि हमारा जो डाइट है वो टोटली कार्ब बेस्ड है। कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज़्यादा है। हमारे जो सीरियल्स हैं वो हम व्हीट और राइस ही यूज़ कर रहे हैं, जो दोनों ही बहुत ही हाई कार्ब बेस्ड है। जो हमारी जितनी भी मील्स हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट रिच हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम कितना मीठा खा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि कितनी बार इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। सर आज के टाइम में डायबिटीज का मेन रीजन क्या है? तो डायबिटीज़ होने का पहला कारण स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा आपको डायबिटीज़ होगा। तो ये तो मैं नहीं कह सकता स्ट्रेस मत लो, लेकिन हाँ स्ट्रेस मैनेज करना सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है शुगर खाने से हो रहा है एंड द एक्चुअल रीजन इज कार्ब्स। लाइफस्टाइल 75% रोल लाइफस्टाइल का। अगर मैं अर्ली इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज बोलूं तो 100% टैबलेट्स अवॉइड करके आप सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल पे जा सकते हैं। सर जो इंसुलिन लेते हैं उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की मैंने सुनी है चीजें। एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज में डेफिनेटली ऑर्गन्स डैमेज उनके थोड़े बहुत या ज्यादा हो चुके होते हैं। डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तो फिर क्या सीरियस इफेक्ट हो रहे हैं? तो डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हो रहा है वो टोटली रिवर्सिबल है, वो आराम से ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार अगर क्रिएटिनिन बढ़ने लगा तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सर मेल और फीमेल में कितना अलग है ये डायबिटीज का स्केल होना या उसका हील होना? क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम है, उनकी हीलिंग पावर कम है, क्योंकि शुगर हाई है। तो शुगर जब कंट्रोल होती है तो फिर हीलिंग पावर रिटर्न होती है, तो धीरे धीरे वो हील करती है। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एक स्पेशल पंचायत में। स्पेशल पंचायत इसलिए क्योंकि इंडिया इस समय डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है, इन सभी के लिए आज हमारे साथ पंचायती करने के लिए मौजूद है डॉक्टर विपुल अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है विपुल सर आपका हमारी इस पंचायत में। थैंक यू मैडम, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इंडिया डायबिटीज की कैपिटल बन गया है। यस मैम। क्या इसके पीछे के रीजंस रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ है कि इंडिया ही सबसे ज्यादा इस चीज में आगे बढ़ चुका है? दो कारण। सबसे पहला जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। हम लोग इनहेरेंटली बाय जेनेटिकली बहुत ज्यादा प्रीडिस्पोज है डायबिटीज के लिए। जो हमारे जीन्स हम कैरी कर रहे हैं वो डायबिटीज के लिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमें प्रीडिस्पोज करते हैं डायबिटीज के लिए। सेकेंड थिंग, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें पिछले 20 साल 30 साल में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। जो लाइफस्टाइल हुई है, चाहे वो फूड रिलेटेड हो, चाहे स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो, ये सब में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं लास्ट 20 इयर्स में। इस वजह से हम अब डायबिटीज के कैपिटल अनफॉर्चुनेटली बन चुके हैं। सर देखो डायबिटीज का कैपिटल इंडिया, क्योंकि आपने बोला हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो फूड हैबिट है, जनरली ओवरऑल वर्ल्ड में तीन ही तरह का फूड खाया जाता है, इज राइस, ब्रेड और समथिंग नॉन वेज एंड फ्रूट्स एंड ऑल। लेकिन इंडिया में ही सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइट है वो टोटली कार्ब बेस्ड है। कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज्यादा है। हमारे जो सीरियल्स हैं वो हम व्हीट और राइस ही यूज कर रहे हैं, जो दोनों ही बहुत ही हाई कार्ब बेस्ड है। दूसरा, प्रोटीन इंटेक हमारा बहुत कम है, हम मेनली वेजिटेरियंस हैं। तो अगर हम बात करें टिपिकल इंडियन डाइट की थाली की बात करें तो उसमें चपाती होती है जो कि पूरी कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा सब्जी होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, हल्का सा प्रोटीन, और मेनली कार्बोहाइड्रेट है। चाहे वो दही हुआ वो भी पूरा कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा सा उसमें प्रोटीन है। तो इस वजह से, क्योंकि जो मेजर डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, हमारा पोर्शन साइज थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से। लेकिन जनरली बोलते हैं कि मीठा कंट्रोल नहीं करते हम लोग, इंडिया वाले मीठा ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल। तो वो मेन रीजन है, या जो हम डेली में फूड खा रहे हैं वो मेन रीजन? डेली में जो हमारी जितनी भी मील्स हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट रिच है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हम कितना मीठा खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। हम बार बार थोड़ा थोड़ा भी अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बार बार वो इंसुलिन स्पाइक कर रहा है, उसी वजह से हमें डायबिटीज ज्यादा हो रही है। ओवर द ईयर आपके प्रैक्टिसिंग टाइम में अब तक आपने क्या डिफरेंसेस देखे हैं पहले और अब में डायबिटीज के पेशेंट्स में? पहले तो जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट आते थे यूजुअली 50 प्लस होते थे, 60 प्लस होते थे। अब तो रैम्पेंटली 20s 30s में डायबिटीज इज एक्सट्रीमली कॉमन। स्पेशली अगर मैं प्री डायबिटीज की बात करूं, जो डायबिटीज से जस्ट पहले का स्टेज है, तो इट्स वेरी वेरी कॉमन। आई सी कि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो अगर रूटीन वर्कअप, रूटीन चेकअप भी करा के आते हैं तो एटलीस्ट 50% ऑफ देम हैव
उनको डायबिटीज या प्री डायबिटीज होता ही है एंड वेरी वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन दिस टाइम। ओके, आपने प्री डायबिटिक का बोला, तो सर आप डायबिटीज का क्या है और कितना तरीके का डायबिटीज होता है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कीजिए। डायबिटीज मेनली जो होता है वो दो तरीके का होता है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। ओके, टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, विच इज मैं बोलूँ 100 में से अगर 99 पेशेंट्स होते हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, और कोई एक पेशेंट जो होता है वो टाइप 1 डायबिटीज का होता है। ओके, टाइप 2 डायबिटीज वो जो मेजर चंक है, 99% जो पेशेंट्स हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के हैं, उसमें वो है जिनमें इंसुलिन काम करना कम कर देता है। ओके, मतलब इंसुलिन अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन, समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेसिस्टेंस। उस वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाता, इंसुलिन बल्कि ज्यादा बनने लगता है, वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। Yes. टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बॉडी के अंदर जीन्स में चेंजेस होने की वजह से होता है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो हो गया, इट कांट बी रिवर्स, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इंसुलिन पे ही आपको जाना है, बट इट्स वेरी रेयर, वो इतना कॉमन नहीं है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है टोटली लाइफस्टाइल रिलेटेड है। कुछ बच्चों में भी डायबिटीज हो जाता है। यस, बच्चों में जो होता है वो पहले तो हम सिर्फ टाइप 1 ही देखते थे, लेकिन आजकल टाइप 2 डायबिटीज भी बच्चों में होने लग गया है। जो टाइप 1 जो जीन्स में चेंजेस होने की वजह से डायबिटीज होता है, दैट वाज ऑलवेज टाइप 1 मोस्टली, लेकिन अब तो टाइप 2 भी बच्चों में होने लगा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। ओके, तो कौन से ऐसे अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं एंड देन वो टाइप 1 टाइप 2 के रास्ते तो पे पहुंच सकते डायबिटीज में होते हैं? यूजुअली सिम्टम्स अर्ली आते नहीं है, अगर सिम्टम्स अच्छा, आ गए हैं तो अब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ओके, अब तो अच्छे खासे फ्लोरिड डायबिटीज, बहुत अच्छे से डायबिटीज हो चुका है। सिम्टम्स सब आते हैं जब शुगर 300-400 क्रॉस कर जाए। अच्छा, जब तक सिम्टम्स जो डायबिटीज हम बोलते हैं यूजुअली, अगर मैं बोलूँ 100, 125, 150 से ऊपर को डायबिटीज जो बोलते हैं, फास्टिंग 125 के ऊपर डायबिटीज में आने लगता है, तो 125 के ऊपर और 300 तक तो सिम्टम्स ही नहीं आते यूजुअली, ओके, सिम्टम्स आने लगते हैं 300 के बाद। तो सिम्टम्स जो आ गए हैं तो तब तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या क्या कोई ऐसा मापदंड है जिससे मुझे पता लग सके राइट, कि क्या मुझे डायबिटीज हो रहा है? तो सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट है वेट। अगर वेट बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज डेफिनेटली हल्का फुल्का, इंसुलिन रेसिस्टेंस चालू हो चुका है, डायबिटीज का बीज जो है वो बोया जा चुका है, अब डायबिटीज होने वाला है। ओके, दूसरा, गर्दन के पीछे यहाँ पे ब्लैक मार्क होना, लंबी सी लाइन होना, डार्क पिगमेंटेशन होना, जिसे अकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं, अगर वो आने लग गया है तो वो अर्लीस्ट साइन है इंसुलिन रेसिस्टेंस का। वो इवन आपको प्री डायबिटीज होने से पहले, मतलब डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज होता है, उससे वो होने से पहले आने लग जाता है, तो आपको पता लगने लगेगा कि भाई मुझे डायबिटीज होने वाला है। ओके, और एनी अदर सिम्टम? बाकी कुछ भी नहीं, अगर सिम्टम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स आने लगेंगे तो वो है बहुत ज्यादा यूरिन आना, जिसे पॉलीयूरिया बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगना, वेट लॉस होना, वीकनेस होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, और वो इन्फेक्शंस आसानी से ठीक ना होना। वेट बढ़ना इज द सिम्टम ऑफ प्री डायबिटिक। वेट बढ़ना डायबिटीज को करता है, ओके, और जब डायबिटीज हो जाता है तो वेट लॉस होता है। लॉस हो जाता है। ओके, हाँ, मैंने काफी लोगों को देखा है और जनरली पैर बहुत उनके पतले हो जाते पैर, सार्कोपीनिया बोलते हैं इसे, हैं। ओके, क्योंकि डायबिटीज में असलियत में हो क्या रहा है, शुगर ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। डायबिटीज में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गन्स है उनको अच्छे से शुगर नहीं मिल रहा है, तो वो सब वीक होने लगता है, तो मसल का लॉस होने लगता है, जिसे सार्कोपीनिया होने लगता है। तो सब ऐसे हाथ पैर पतले होने लगते हैं, पेट सिर्फ निकलने लगता है लेकिन हाथ पैर पतले होते जाते हैं। प्री डायबिटिक का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे आप? जरूर। प्री डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है। जब मुझे डायबिटीज होने लगेगा उससे पहले मुझे प्री डायबिटीज होने लगेगा, मतलब जो मेरा HbA1c है 3 महीने का एवरेज जो शुगर होता है, वो अगर 6.5 या उससे ज्यादा है तो मैं उसे डायबिटीज बोलता हूँ, लेकिन अगर वो 5.8 से 6.4 है तो उसे प्री डायबिटीज बोला जाता है। ये प्री डायबिटीज एक ऐसी स्टेट है जहां पे जो मेटाबॉलिक, जो बॉडी के अंदर डिरेंजमेंट्स होने थे वो सब होने लग गए हैं, और बस अब बॉडी फाइट कर रही है कि कब मैं डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाऊं, और अभी मैं प्री डायबिटीज में हूं। इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू हो चुका है, इट्स जस्ट अभी जो पूरी है लड़ाई चल रही है, और अब बॉडी थोड़े दिन बाद अगर हमने अभी भी लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करे तो बॉडी धीरे धीरे गिव अप कर देगी और वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सर, आज की टाइम में डायबिटीज का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन लाइफस्टाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल है। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट। तो डायबिटीज होने का पहला कारण स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा
आपको डायबिटीज होगा। तो ये तो मैं नहीं कह सकता स्ट्रेस मत लो, हाँ, लेकिन हाँ स्ट्रेस मैनेज करना सीखना पड़ेगा। किस तरीके से आपको काम को डेलीगेट करना है, मैं ऐसा क्या करूं, किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करूं, वो जरूरी है। दूसरा है स्लीप। आज की डेट में 8 घंटे सोना इज लग्जरी। बहुत ही कम लोग हैं जो 8 घंटे सोते हैं। इट्स लग्जरी राइट नाउ। अगर सोते भी हैं तो ब्रेक्स में सोते हैं। व्हाट कि मैं अबाउट यू एज डॉक्टर, आप कितने घंटे की सही स्लीप बात है, लेते मैं हैं? कोशिश करता हूँ 7 घंटे, लेकिन नहीं हो पाता। ओके, तो कम से कम 7 से 8 घंटे होने चाहिए, और वो भी एक स्ट्रेच में, एक स्ट्रेच में होनी चाहिए स्लीप। आप जब सो रहे हैं तो रात को 10 बजे सो जाएं, 6 बजे तक जरूर सोएं। ये 8 घंटे होने चाहिए। 10 PM to 2 AM का टाइम आपकी स्लीप में जरूर होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है। इस समय पे 10 बजे बहुत ही रेयरली कोई सोता है। मुझे लगता है 99% लोग तो 10 बजे से पहले नहीं सोते हैं। माइंड 12 बजे के लिए रेडी हो चुका है रेडी सोने हो के चुका है, लिए। क्योंकि हर चीज उसी तरह के शेड्यूल है। आप हाँ। काम से लेट आएंगे, फिर खाना लेट खाएंगे, सोएंगे लेट, थोड़ा स्क्रॉल भी करेंगे इंस्टाग्राम, तो वो भी होगा। तो इसलिए 10 बजे तक सोने की कोशिश करें। 10 PM to 2 AM का टाइम आपकी स्लीप में ज्यादा से ज्यादा हो, एंड देन आप कम से कम 6 से 8 घंटे सोएं। तो स्लीप डेप्रिवेशन इज सेकंड मेजर कॉज फॉर डायबिटीज। दूसरा बोले तो डाइट। खाने में हमारा जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, इसमें हमें थोड़ा प्रोटीन भी इंक्लूड करना है। खान पीन में थोड़े समय वेरिएशंस करना है, थोड़ा इंप्रूव करना है। एंड फोर्थ इज एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज का जो डेफिसिट है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। ये 4 मेजर चीजें हैं जिस वजह से डायबिटीज इतना बढ़ रहा है। इंडिया में डाइट को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोगों को लगता है शुगर खाने से हो रहा है, एंड द एक्चुअल रीजन इज कार्ब्स। तो yes. इनको कैसे मैनेज करें? तो सबसे पहले बात करें तो डायबिटीज में आप सबसे पहले अवॉइड करें दूध को। अच्छा। दूध कम से कम, क्योंकि दूध इज प्योर शुगर्स, तो प्योर कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज है, तो दूध कम से कम लेना है। आप दही, छाछ, लस्सी, पनीर सब ले सकते हैं, लेकिन दूध कम से कम लें। दूसरा, फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस बिल्कुल भी नहीं। फ्रूट जूसेस प्योर शुगर सिरप्स होते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना है। आप उसकी जगह आप फ्रूट्स लें। फ्रूट्स में वो हर फ्रूट जो दम नहीं सकता, वो आप आराम से ले सकते हैं। So name 5 फ्रूट्स जिनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और 5 फ्रूट जो कि डायबिटीज में हमको खाना चाहिए, जो हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करे। तो फ्रूट्स देखो, एक तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। जब 5 फ्रूट्स अगर मैं बोलूं तो केला, चीकू, आम, लीची, सीताफल, ये 5 तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है। और जो फ्रूट्स आप खा सकते हैं उसमें एप्पल, नाशपाती, वाटरमेलन एंड बेर, जामुन, है ना, जामफल, ये आप आराम से खा सकते हैं। तो जो भी फ्रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्रूट थोड़ा कम मीठा है वो आप आराम से खा सकते हैं। और जैसे मुझे पपीता खाना है, तो पपीता वो मत खाओ जो एकदम पिलपिला है, जो एकदम मीठा है। आप वो खाओ जो थोड़ा सा कच्चे साइड का है, तो कम मीठा होगा और उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम होगा। बशर्ते कि आप वो खाए जो कि एकदम पक चुका है, तो वो पपीता आपको नुकसान करेगा। तो क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। क्वांटिटी आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, आपको थोड़ा खाना है, लेकिन फ्रूट्स खाने जरूर है, क्योंकि फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डाइट, इंक्लूडिंग अ डाइट ऑफ अ डायबिटीज पेशेंट। नाउ थर्ड थिंग बोले तो किसी भी तरह का शुगर, चाहे वो अब अक्सर ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि अपन गुड़ खा सकते हैं, शहद ले सकते हैं। नहीं, गुड़, शहद हो, चाहे व्हाइट चीनी हो, चाहे ब्राउन चीनी हो, सब सेम है। तो चारों को इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, कलर का अंतर है, टेक्सचर का अंतर है, बाकी वो सब सेम है, बिल्कुल नहीं लेना है। फ्राइड फूड, जंक फूड, कचौड़ी, समोसे, पकौड़े बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये मेजर चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सर, शुगर फ्री के नाम पे जो अपना जो भी कुकीज आ रही होती है या अदर वो भी फूड आते हैं, नहीं, अब शुगर फ्री में सैकरीन भी आता है, एस्पर्मेट भी आता है, सब कुछ आता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं है वो। आप जो शुगर फ्री में ले सकते हैं वो स्टीविया ले सकते हैं, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर है, वो भी अप टू 2 ग्राम्स पर डे ही लेना है। तो वो आप ले सकते हैं। मतलब अगर 100 ग्राम का डब्बा आप ले रहे हैं तो आपको 50 दिन से ज्यादा चलना चाहिए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आर्टिफिशियल नेचुरल स्वीटनर अपार्ट फ्रॉम शुगर। सर, जैसे जिम जाने वालों के लिए चीट मील डे होता है, वैसे जिनका शुगर है नहीं तो वो अगर उनको लगे कि मुझे कभी कुछ खा लेना, और जनरली सब खाते ही हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि अगर आपका मन कर रहा है तो आप क्या खा सकते हैं? देखो, 2 तरीके हैं उसके। एक तो आप शुगर स्पाइक से बचने के लिए उसमें थोड़े सीड्स डाल सकते हैं, उसको थोड़ा प्रोटीन से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे फ्रूट्स खाना है, मुझे आम खाना ही है, तो आप उसमें थोड़ा सीड्स डाल दो, चाहे वो पंपकिन सीड्स हुए, सनफ्लावर सीड्स हुए, चिया सीड्स हुए, हैम सीड्स हुए। तो आप अगर उसमें थोड़े से सीड्स डाल देंगे और फिर खाएंगे तो शुगर स्पाइक इतना नहीं आएगा। शुगर स्पाइक एंड फॉलोड बाय इंसुलिन स्पाइक इतना नहीं आएगा जितना कि अगर उसके बिना खाएंगे। तो दूसरा, वॉक कर लें।
वो अच्छा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉक करेंगे खाना खाने के बाद, मतलब 15 मिनट ब्रेक लेके, मैंने खाना खाया, कुछ खाया ऐसा, 15 मिनट ब्रेक लिया और फिर आप वॉक कर लो, तो वो कवर हो जाएगा। वो भी आप कर सकते हैं। डेली 10-15 मिनट की वॉक, या फिर एक लाइफस्टाइल बना लिया कि मुझे आधा घंटा वॉक करना ही है, उससे क्या डिफरेंस आता है शुगर में? बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मतलब मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं जिनका डायबिटीज रिवर्स हो जाता है वॉक करने से अच्छा। बस। यस, वेरी कॉमनली। हमारे पास एक लेडी थी जिनका HbA1c वाज 14 एंड शी वाज 120 kgs, 120 kgs वेट, 14 HbA1c था। जस्ट 6 महीने पहले की बात है। और उन्होंने जो मैंने लाइफस्टाइल चेंज बताया बस वो फॉलो किया उन्होंने, इंक्लूडिंग डाइट, लाइफस्टाइल, वेट, वॉक, जो भी था वो सब किया, एंड 90 kgs हो गई, डायबिटीज रिवर्स हो गया। HbA1c 3 महीने बाद का 5.7 था, तो रिवर्स होता है। ना शुगर कंट्रोल की बात करें, वॉक वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक कैसे करना है? 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक एज पर ADA गाइडलाइन, जो मेन गाइडलाइंस जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग 30 मिनट्स ऑफ वॉक एटलीस्ट 5 days a week। ब्रिस्क वॉक मतलब एज फास्ट, जितना आप तेज चल सकते हैं उतना तेज, कि इससे तेज चलूंगा तो मैं भागने लगूंगा, उतना तेज चलना है। तो टोटल 150 मिनट्स का वॉक एवरी वीक। इसमें 30 मिनट्स एवरी डे होने चाहिए, एटलीस्ट 5 days a week, और 2 कंसेक्यूटिव ऑफ्स नहीं होने चाहिए। मतलब आप अगर ऑफ ले रहे हो तो थर्सडे संडे ले लो, ऐसे नहीं सैटरडे संडे ऑफ ले लो। आप एटलीस्ट 150 मिनट्स अगर ब्रिस्क वॉक करेंगे। दूसरा, खाना खा, ये जो वॉक होगा ब्रिस्क वॉक इज ऑलवेज एम्प्टी स्टमक, सुबह सुबह खाली पेट करें, वो बेस्ट है। क्योंकि जब आप सुबह वॉक करते हो तो आप नेचर में वॉक करो, ट्रेडमिल पे वॉक नहीं करना है, सड़कों पे वॉक नहीं करना है, आपको नेचर में, प्रेफरेबली छत पे वॉक नहीं करना है, आपको प्रेफरेबली एक गार्डन में, एक ओपन एरिया में जहाँ पे पेड़ पौधे हों, एनिमल्स हो, तो आप नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट करोगे। और दूसरा, सन एक्सपोजर होगा। जब सन एक्सपोजर होगा तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस होगा, तो आपका मूड इंप्रूव होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। तो उससे आपको शुगर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आप खाना खाने के बाद जरूर वॉक करें। खाना खाने के बाद 15 मिनट ब्रेक ले, एंड देन उसके बाद 10-15 मिनट भी अगर आप नॉर्मल वॉक भी करते हैं तो शुगर मैनेजमेंट में इट्स एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। सर ट्रीटमेंट के लिए कोर क्या है, मतलब मेडिसिन या फिर लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल 75% रोल लाइफस्टाइल क्या। अगर मैं अर्ली इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज बोलूं तो 100% टैबलेट्स अवॉइड करके आप सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल पे जा सकते हैं। और अगर शुगर्स बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, शुगर्स किस भी लेवल पे बढ़ी हुई हूं, चाहे वो 1000 हो, 500, 1500, डजंट मैटर, मेन ट्रीटमेंट हमेशा लाइफस्टाइल ही रहेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, लाइफस्टाइल अपना इंप्रूव करें, एंड 25% रोल ही दवाइयों का है। सिर्फ दवाइयों के भरोसे हम शुगर कंट्रोल करते रहे, वो सही नहीं है। आपने दवाई खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल में है, दैट डजंट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं। उसके साथ आपको लाइफस्टाइल करेक्ट करना ही करना है, वरना वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो ऑर्गन डैमेजेस है वो चालू हो जाए। लंबे टाइम तक दवाई खाने का क्या साइड इफेक्ट होता है डायबिटीज की, लंबे टाइम तक दवाई खाने का? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट। बल्कि दवाइयां आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो शुगर्स को कंट्रोल कर रही हैं। तो दवाई खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इकलौता इलाज नहीं है, उसके साथ लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। दवाई कभी भी लाइफस्टाइल का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। और जो लोग सर इंसुलिन लेते हैं उसका क्या इफेक्ट रहता है? इंसुलिन बहुत अच्छा है। इनिशियल स्टेजेस पे हम यूजुअली इंसुलिन एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय पे बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं जो कि इंसुलिन से सुपीरियर हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज पहुंचने के बाद इंसुलिन की कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब इंसुलिन विद टैबलेट्स, इज डेफिनेटली रिकमेंडेड। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लेट स्टेज डायबिटीज की हो जाती है, तो फिर इंसुलिन पे हमें आना ही पड़ता है, क्योंकि टैबलेट्स काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन ये बहुत लेट स्टेज में होता है। मतलब अगर मेरा शुगर 20-20 साल, 10-15 साल तक शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, और मैं अगर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करूंगा, तो ही पेशेंट इंसुलिन पे आता है, अदरवाइज यूजुअली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर जो इंसुलिन लेते हैं उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की मैंने सुनी है चीजें, जिनका मतलब एज उनका आप मान के चलो 50+ है, ऐसा नहीं कि अर्ली एज में यूजुअली ये वो लोग हैं जो कि लाइफस्टाइल अपना इंप्रूव नहीं करते हैं, और उनको अल्टीमेटली फिर शुगर कंट्रोल होता नहीं है, डायबिटीज की दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, और फिर हमें इंसुलिन पे जाना पड़ता है। तो ये एडवांस स्टेजेस ऑफ डायबिटीज है जिसमें कि इंसुलिन पे जाना पड़ता है। तो एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज में डेफिनेटली ऑर्गन्स डैमेज उनके थोड़े बहुत या ज्यादा हो चुके होते हैं तब तक। सर इंसुलिन का डर भी बहुत लोगों में होता है। इंसुलिन इज एब्सोल्युटली सेफ, वो बहुत सेफ है। और मीडियम स्टेज पे, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर डायबिटीज इनिशियल स्टेज नहीं है और मीडियम स्टेज में हम पहुंच चुके हैं, तो इंसुलिन स्टार्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। इंसुलिन के कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इंसुलिन इज अ वेरी गुड थेरेपी। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में जहाँ पे हमारे पास GLP-1 RAs हैं,
SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, मेटफॉर्मिन है, बहुत अच्छी दवाइयां हैं, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो ज्यादा रही है। नहीं पड़ती है। वो एक ट्रीटमेंट टूल ही है, उससे डरने की रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, वो डर का बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन चल रहा है तब तो मैं गया, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। मेरे ऑर्गन्स खराब होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तो फिर क्या सीरियस इफेक्ट हो रहे हैं? या अगर डायबिटीज नहीं कंट्रोल हो रहा है तो मेजर मेजर 5-6 साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, इनिशियल, इम्पोर्टेंट तो नहीं, इनिशियल जो बिगनिंग है वो है पैरों की नसों में खराबी आने लगना। तो अच्छा। पैरों की नसों से चालू होता है, पैरों में जलन होना, नमनेस मतलब सूंढपन आना। हाँ। तो जलन तो यूजुअली दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन सूंढपन नहीं ठीक होता है। तो उसको उस स्टेज पे ना पहुंचने दें, पहले ही दवाइयां लेके या शुगर कंट्रोल करके, लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप उसको ना होने दें। दूसरा जो आता है इसके बाद, वो आता है यूजुअली किडनी में डैमेज होना। तो किडनी डैमेज जो शुरुआती दिखने लगता है वो यूरिन में प्रोटीन लीक करने लगता है, मतलब कि झाग दिखने लगता है। जो हम आम भाषा में कहते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ गया और किडनी फेल हो गया, वो तो बहुत लेट स्टेज में होता है। उससे कम से कम 5-7 साल पहले यूरिन में प्रोटीन लीक करने लगता है, मतलब यूरिन में झाग आने लगता है। तो वो अर्ली साइन है डायबिटिक किडनी डिजीज का, डायबिटीज से होने वाले किडनी डैमेज का। तो उसे इनिशियल स्टेज में पकड़ना है। तो अगर आपको एक डायबिटीज के मरीज को या किसी को भी कभी भी लग रहा है कि मेरे यूरिन में झाग आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। वैसे हम एज अ डायबिटोलॉजिस्ट रेगुलर इसको मॉनिटर भी करते हैं कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं लीक कर रहा है। लेकिन अगर आपको कभी इस दौरान सिम्टम्स भी आते हैं, झाग आना ऐसा, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है कि मुझे झाग आ रहा है, तो ताकि वो इवेलुएट करें। क्योंकि इस स्टेज पे जो डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हो रहा है वो टोटली रिवर्सिबल है, वो आराम से ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार अगर क्रिएटिनिन बढ़ने लगा तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। थर्ड जो आता है वो है आंखों के पर्दे में डैमेज आना, जिसे रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो उसके लिए भी हर साल फंडोस्कोपी एक टेस्ट होता है जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं और डायबिटोलॉजिस्ट करते हैं। तो उसमें हम आंखों के पर्दे को देखते हैं, जैसे हमारे क्लिनिक पे वो रेगुलरली हर डायबिटीज पेशेंट का किया जाता है ऑन डायग्नोसिस एवरी ईयर। तो अर्ली आप डिटेक्ट कर लेंगे अगर फंडस में डैमेज को, तो आप उसको अर्ली ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटीज इस समय पे ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का नंबर 1 कारण है, जो कि करेक्ट नहीं होता। वैसे नंबर 1 कारण मोतियाबिंद है, लेकिन वो करेक्टेबल है, उसमें लेंस बदला और सब ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर पर्दा ज्यादा खराब हो गया तो कई बार वो ठीक नहीं होता है। इसके कुछ खास सिम्टम्स नहीं आते हैं, बस थोड़ा सा डिम होने लगता है सब कुछ। तो डिम होने लगता है वो हम इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जस्ट लाइक कि हमारे घर में ट्यूबलाइट होता है, वो धीरे धीरे डिम होता है तो हमें पता ही लगता है कि डिम हो रहा है। बहुत दिनों बाद लगता है कि कुछ ज्यादा ही डिम हो गया, जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो इस स्टेज में भी वो पता नहीं लगता, हल्का हल्का डिम आने लगता है, हमें लगता है वो वैसा ही है। तो इसलिए डिटेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपको हर साल चेकअप कराना। और जब ये अर्ली स्टेज पे पहुंच जाएगा तो एकदम से सडन ब्लाइंडनेस होता है, रेटिना डिटैच हो जाता है, सडन ब्लाइंडनेस होता है, फिर आप अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते। कितने परसेंट केसेस आ रहे हैं अभी इस तरीके के आपके पास? रेटिनोपैथी वेरी कॉमन, रेटिनोपैथी बहुत ज्यादा कॉमन है। जिनको डायबिटीज यूजुअली 10 साल क्रॉस कर जाती है तो उनको यूजुअली आंखों में, और शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है तो डायबिटीज जो रेटिना है वो खराब होने लग जाता है। नेक्स्ट हो गया हार्ट अटैक। डायबिटीज एंड स्मोकिंग, ये दोनों हार्ट अटैक के मेजर कॉजेज हैं। डायबिटीज आपके हार्ट अटैक होने के रिस्क को 10 गुना तक बढ़ा देता है। और यूजुअली डायबिटीज के पेशेंट हाइपरटेंशन भी होता है, ओबेसिटी भी होता है, तो फर्दर हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। तो डायबिटीज अलोन बात करें तो 10 गुना बढ़ाता है। अगर ये डायबिटिक स्मोकर हो तो 10 into 10 100 गुना हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। तो डायबिटीज में हार्ट अटैक इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन। तो ये मोटा मोटी 4-5 जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है ये हैं। बाकी स्ट्रोक, लकवा मारना, पैरों की नसों में रुकावट होना, गैंग्रीन बनना, डायबिटिक फुट होना, क्योंकि डायबिटीज के मरीज को लेटर स्टेज में खास ये सारी कॉम्प्लिकेशंस लेट स्टेजेस की हैं। और यूजुअली 10 साल बाद स्टार्ट होती है। यूजुअली उनको होती है जिनकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं होती है, तो नसें खराब होने लगती है, तो सुनपन होने लगता है, उनको पैरों में दर्द नहीं होता। तो वो चल रहे हैं तो कभी कंकड़ चुभा, उन्हें पता ही लगेगा, उसमें घाव होता जाएगा, घाव हील होगा नहीं, और धीरे धीरे वो पैर सड़ता चला जाएगा, जिससे डायबिटिक फुट, डायबिटिक अल्सर और कई बार वो गैंग्रीन में भी कन्वर्ट हो जाता है। देन या तो उसे बहुत ज्यादा अगर उसे शुगर कंट्रोल करके ठीक किया तो कई बार ठीक हो जाता है, और कई बार एम्पुटेशन के लिए मतलब वो हिस्सा पैर का काटना भी पड़ सकता है।
क्यों जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई उनको चोट लग जाती है डायबिटीज वालों को, तो उनको हील होने में ज्यादा टाइम लगता है? या क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम है, उनकी हीलिंग पावर कम है क्योंकि शुगर्स हाई है। तो शुगर जब कंट्रोल होती है तो फिर वो हीलिंग पावर रिटर्न होती है, तो धीरे धीरे वो हील कर जाते हैं। ओके सर, मेल और फीमेल में कितना अलग है ये डायबिटीज का स्केल होना या उसका हील होना, क्या डिफरेंसेस? लेडीज में थोड़ा डायबिटीज थोड़ा लेट ऑनसेट होता है, जेनेटिकली वो कम प्रीडिस्पोज्ड है। लेडीज टिल मेनोपॉज काफी सारी बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहती है, चाहे वो हार्ट डिजीज, आपने बहुत कॉमनली मेल्स को हार्ट अटैक आते सुना होगा, लेडीज को हार्ट अटैक यूजुअली नहीं आते। बट आई नो तो ये भी न्यूज़ आ रही है फॉर द फीमेल आल्सो। हाँ, मतलब रेयर, लेकिन हाँ, जैसे हाँ, मेरे को याद नहीं है कोई मैंने लेडी देखी हो। हाँ, रिसेंटली मैंने 2 केसेस मेरे ही होम टाउन में देखे हैं। हाँ, और वो 35 ही थी। हाँ, तो 45 से कम में यूजुअली जो रूटीन वाले जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो नहीं आते, अनलेस कोई फैक्टर हो उनमें। जैसे अगर डायबिटीज मुझे हो जाता है 45 से पहले, तो हार्ट अटैक फिर वो इक्वल रिस्क हो जाता है दोनों का, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक, लेडी हो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का इक्वल रिस्क हो जाता है अगर मुझे डायबिटीज है तो। सिमिलरली या बोले तो लेडीज को तो लेट ऑनसेट है, लेकिन आजकल बहुत दोनों में ही बहुत कॉमन है डायबिटीज। हाँ, लेडीज में एक एडिशनल फैक्टर जो कि पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस में इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, वो लेडीज को ज्यादा प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज के लिए। और दूसरा जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगेन इंसुलिन रेसिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है, तो डायबिटीज ज्यादा होती है। इसलिए लेडीज ओवरऑल बोला जाए तो या उनको अब डायबिटीज थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, जो पीसीओएस हो गया एंड जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया। 30 प्लस जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं, 30 प्लस की एज में, उसमें मुझे लगता है 50% से ज्यादा को जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि लेट स्टेज, लो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, यूजुअली उसमें उनकी शुगर्स बढ़ने लगती हैं। एंड फिर जब वो प्रेगनेंसी खत्म होती है तो यूजुअली उनकी शुगर्स फिर नॉर्मलाइज भी हो जाती हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए डायबिटीज के लिए ज्यादा रिस्क पे रहती है, रिस्क आ जाती है एज कम्पेयर टू अ लेडी जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं हुआ हो, उनके कंपैरिजन में जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था वो आगे फ्यूचर में डायबिटीज के लिए ज्यादा रिस्क पे रहती है। टेक्नोलॉजी डायबिटीज की हीलिंग के लिए या डायबिटीज की ट्रीटमेंट में किस तरीके से आगे बढ़ रही है? टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी जो एक सबसे कॉमनली हम आजकल यूज कर रहे हैं वो है सीजीएम, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो एक छोटा सा कॉइन जैसा प्लास्टिक का पैच आता है जो यहाँ पे लगता है, एंड ये 24/7 आपकी शुगर्स को रिकॉर्ड करता रहता है। ये 15 डेज के लिए पैच लगता है, तो वो आप बार बार भी लगवा सकते हो तो, लेकिन एक बार उसका लाइफ टाइम 15 डेज का होता है। वो 24/7 आपके फोन में आपको आपकी करंट शुगर्स को बताता रहता है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये समझने के लिए कि मेरा शुगर का पैटर्न क्या चल रहा है। दूसरा कि क्या खाने से मेरी शुगर्स बढ़ती है, ये समझने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इंसुलिन पंप्स हैं जो कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं। इंसुलिन पंप्स कैसे, जैसे अस्थमा के पंप्स होते हैं लाइक दैट? नहीं, इंसुलिन के पंप्स होते हैं जो कि एब्डोमेन पे अटैच हो जाता है, पेट पे अटैच हो जाता है। वो छोटा सा डिवाइस होता है, वो थोड़ा थोड़ा ब्लड शुगर को चेक कर करके उसमें इंसुलिन देता रहता है। तो वो रेगुलर कंटिन्यूस 24 आवर्स ब्लड शुगर चेक करता रहता है और साथ में हल्का हल्का इंसुलिन इंजेक्ट करता रहता है। तो ये है, लेकिन बहुत कम सक्सेसफुल है, अभी इतना कॉमनली यूज भी नहीं है इंडिया में। क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट थोड़ा महंगा है, 6 से 8 लाख का वो आता है सेटअप। दूसरा उसकी मेंटेनेंस, उसके सर्विस सेंटर्स, ये सब बहुत कम है अभी। और सीजीएम कितना अपने लिए फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है? सीजीएम की कॉस्टिंग जो आती है अराउंड 5000 to 5500 रुपीज आती है 15 डेज की। अच्छा। अलग अलग कंपनीज के, पहले तो एबट का एक आता था, अब तो बहुत कंपनीज के आ रहे हैं, सबकी अलग अलग रेट्स है। लेकिन हाँ बोलूं मैंने जो अभी तक देखे हैं 4 से 5000, 5,500 का कॉस्टिंग आता है 15 डेज का इसका। और वो कौन से डायबिटीज स्टेज वालों को लगाना चाहिए? नहीं, पॉकेट अगर आपकी अलाउ करती है तो कोई भी लगाना चाहिए। ओके, किसी की पॉकेट नहीं भी अलाउ कर रही है बट फिर भी उसको लगता है कि नहीं यार मुझे केयर की जरूरत है, मत ही लगाओ अगर पॉकेट अलाउ नहीं करिए, बिकॉज डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी आप ले रहे हो, डायग्नोस्टिक्स भी इन्वॉल्व है, आप टेस्ट भी कराओगे, तो बेटर है कि आप वहां पे स्पेंड करो इंस्टेड कि आप सीजीएम पे क्योंकि आप फिर जो हमारी एसएमबीजी सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, एसएमबीजी जिसे बोलते हैं, जिसे छोटा जो ग्लूकोमीटर आता है 500 रुपए का, उससे आप चेक कर सकते हो शुगर, वो ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। सर इसमें एक चीज और ऐड करूंगी मैं,
जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी चीज का अपने जैसे एप्पल वॉच ही पहन लेते हैं तो उसमें हमारा हार्ट बीट का और इन सब का तो हमको बार बार में हमारा ध्यान उसी पे जाता है। तो बिल्कुल। अगर ऐसे सीजीएम जैसी चीज हमने कुछ अप्लाई कर ली तो वो शुगर का हमारा माइंड से उस पे हाँ, कोई बिल्कुल असर? जाता है, बिल्कुल जाता है। जैसे मैंने भी लगाया था एक बार, तो मेरा भी पूरे दिन उसी पे था कि मेरी शुगर ओके। कितनी जा रही है, लेकिन ठीक हाँ। है, आदत पड़ जाती है, फिर इतना ध्यान नहीं ओके, देता आदमी। ध्यान नहीं डिपेंड देते। करता है टाइम कितना है आपके पास। हाँ, कितना ध्यान देते हैं। बट सर जिनका 50 प्लस 60 प्लस लोग उनके पास तो काफी टाइम है हाँ, तो अगर वो टाइम तो हो तो फिर वो फिर देखते रहेंगे फिर फिर। वो ध्यान ज्यादा देंगे तो ऐसे में तो बिल्कुल। वो वो टेंशन चेक भी करेंगे। करते रहते हैं बार-बार, अपने हाँ। ग्लूकोमीटर से भी चेक करते रहते हैं बार-बार शुगर, इट्स ओके। ओके। दिन में कितनी बार मतलब मैंने बहुत लोगों को तो मल्टीपल टाइम करते देखा है। अगर शुगर्स अनकंट्रोल्ड चल रही हैं, जैसे रूटीन में जो हम रिकमेंड करते हैं, अगर शुगर्स कंट्रोल में चल रहा है तो हम वीकली चेक करने के लिए बोलते हैं ओके। फास्टिंग हाँ। एंड पोस्ट प्रांडियल। फास्टिंग जो शुगर्स हैं हाँ। वो 90 to 130 आनी चाहिए। फास्टिंग होती है कि आपने लास्ट 8 घंटे में कुछ भी नहीं खाया, 8 घंटे में कुछ भी नहीं खाया हो, तो सुबह सुबह उठते ही आप चेक कर लें, लेकिन आपकी मेक श्योर कि आपकी जो लास्ट मील थी वो 8 घंटे पहले। पहले की होनी चाहिए। दूसरी, खाना खाने के 2 घंटे बाद हम बोलते हैं चेक करने के लिए, जिसे पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर्स बोलते हैं। वो 2 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट बाइट ऑफ मील, जैसे मैंने 1 बजे खाना चालू किया और 1:30 बजे खाना खत्म किया तो 3 बजे चेक करना है। खाना अच्छा। खत्म करने के 2 घंटे बाद नहीं, खाना स्टार्ट करने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करना है। वो टारगेट 130 to 180 है। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 90 to 130 एंड 130 to 180। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कट ऑफ इज लेस देन 100 and for fasting and less than 140 for postprandial sugars। नॉर्मल मतलब जो नॉन डायबिटिक है, इसके ऊपर आता है तो हम डायबिटीज डायग्नोस करते हैं। फिर कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे अगर इन्फेक्शंस चल रहे हैं जहाँ पे उस समय पे हमें थोड़ा एग्रेसिव शुगर मॉनिटरिंग करनी होती है, तो तब डेली भी हम रिकमेंड करते हैं, कई बार ऑल्टरनेट डे रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। बट यूजुअली आफ्टर सम टाइम जब वो कंट्रोल में आ जाता है देन वी मेक इट एवरी 5 days or 7 days, sometimes fortnight also, 15 दिन में भी हम बोलते हैं चेक करने के लिए। डिपेंड करता है क्या डिपेंड सिचुएशन करता चल है रही है। ओके सर, एक सिचुएशन है, एक पर्सन है डायबिटिक है, एक नॉन डायबिटिक है, सेम अमाउंट ऑफ स्वीट उसने खाया है नॉन डायबिटिक ने और एक सेम अमाउंट उस डायबिटिक ने खाया है, उसके इंस्टेंटली शुगर हाइक हो जाएगी और दूसरे की नहीं होगी। बट अगर मेजर करेंगे तो वो बॉडी में तो उसके जा ही चुका है ना उतना ही अमाउंट ऑफ शुगर। बिल्कुल। तो वो क्यों उस नॉर्मल इंसान की बॉडी में भी उतना ही शुगर है, तो उसका क्या डिफरेंस? क्योंकि जो नॉर्मल आदमी है उसका इंसुलिन काम कर रहा है। ओके। तो वो इंसुलिन यूजुअली शुगर्स जैसे ही बॉडी के अंदर आती हैं वो उन शुगर्स को उठा के सब ऑर्गन्स में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिवर को पहुंचा देता है, हार्ट को पहुंचा देता है, किडनी को पहुंचा देता है। लेकिन जो डायबिटीज का मरीज है वो इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रहा है वो, तो वो उसको उठा के ऑर्गन्स को नहीं दे पाता, तो वो शुगर ब्लड में ही घूमती रहती है। ओके, इसीलिए जो नॉन डायबिटिक है वो मीठा खाने के बाद में एनर्जी फील करता है बिकॉज वो सब सारे ऑर्गन्स में कुछ पहुंच रही है। और नॉन डायबिटिक आदमी फर्दर वीक फील करता है क्योंकि वो शुगर ब्लड में जब बढ़ती है तो वो यूरिन के रास्ते से निकल जाती है, तो साथ में उसके यूरिन के रास्ते से निकलती है और यूरिन भी बहुत ज्यादा आता है, तो फर्दर डिहाइड्रेट और हो जाता है। सर जो डायबिटीज का क्राइटेरिया जो नंबर्स का चेंज हुआ है या जो पहले था वो अब क्या है वो, और आने वाले टाइम में कितना नंबर हो जाएगा? एक पेशेंट के लिए उसको अपने आप में डायबिटीज को समझना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक वो डायबिटीज एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, जब तक आप उसको नहीं समझोगे, ये सर्दी जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, न्यूमोनिया नहीं है, ये कोई ब्लड का इन्फेक्शन नहीं है, टाइफाइड नहीं है कि भाई मैंने दवाई ली और मैं ठीक हो गया। नहीं, ये दवाई लेने से ठीक नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको समझना है कि मुझे डायबिटीज हुई क्यों, क्या कारण है जिस वजह से डायबिटीज हुई, और मैं ऐसा क्या करूं अपनी लाइफस्टाइल में जिससे कि वो ठीक हो सके। तो वो समझना बहुत, ये दवाई से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इसलिए इस बीमारी को इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसको ठीक कर पाओगे, अदरवाइज इसको ठीक करना नामुमकिन। आप अपने पेशेंट को किस तरह समझाते हैं? तो हम जब समझाते हैं हम उनको क्लियर समझा देते हैं कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा, ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा। और मैं उनको एक डिटेल में लिख के देता हूँ कि भाई आपको क्या क्या चेंजेस करना है, मैं उनको समझाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या क्या, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहता है, ताकि मुझे पता लगे इनको असलियत में हुआ क्या। तो कभी कभार तो फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है। यस, अगर टाइप 2 डायबिटीज में आपकी फैमिली में है डायबिटीज, तो एक ऐसे इंसान से जिसकी फैमिली में नहीं है और आपकी फैमिली में, तो आपका रिस्क उनसे कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में डायबिटीज है तो मुझे डायबिटीज होगा ही होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर मेरी फैमिली में डायबिटीज है
तो मेरे डायबिटीज होने के चांसेस काफी हम्म, ज्यादा हैं। ओके। तो मुझे लाइफस्टाइल पे फोकस करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। वो 4 काजू की कतली भी खा जाएगा तो मुझे एक पे ही रहना है, क्योंकि मेरे चांसेस डायबिटीज होने के थोड़े से ज्यादा हैं। तो हम पूरा समझाते हैं, पहले ये देखते हैं कि आपको हुआ क्यों हुआ, पता लगा कि ये फैक्टर हुए, तो हम बोलते हैं कि क्या क्या आपको करना है उनको रिवर्स करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड देन रिवर्सल कैसे प्लान करना है, कैसे हम इस डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, वो हम पूरा प्लान बनाते हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन रिवर्सल में हेल्प करे। डायबिटीज में 2 तरह की दवाइयां होती है, एक जो कि डायबिटीज के फंडामेंटल्स पे, जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस है उस पे काम करता है, और दूसरा जो कि डायबिटीज के में इंसुलिन को ज्यादा प्रोड्यूस करवाता है। तो आपको उन दवाइयों पे जो डायबिटीज के फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं उन पे फोकस रखना है, उन दवाइयों को देना है, प्लस लाइफस्टाइल करना है, तो आप रिवर्सल कर पाओगे डायबिटीज का। और जब रिवर्सल हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आप दवाइयों को बंद कर सकते हो। तो मेनली लाइफस्टाइल प्लस ये वाली दवाइयां से हम कंबाइन करके उस तरीके से उसको मैनेज कर। सर कुछ लोग डाइट चार्ट दे देते हैं डॉक्टर्स, या फिर जो डाइटिशियंस होते हैं वो डाइट चार्ट दे देते हैं, आप उस पे क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि इतना फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल फॉर वर्किंग पीपल। तो किसी के लिए भी डाइट चार्ट अगर ये है, मैं किसी को बता दूं कि भाई सुबह तुम्हें ये खाना है, दिन में ये खाना है, रात को ये खाना है, 11 बजे खाना है, 5 बजे खाना है, वो नहीं हो पाएगा। वो हो भी गया तो 10 दिन 15 दिन, जब वो हाईली मोटिवेटेड है तब हो जाएगा। और शायद शुगर जब तक अनकंट्रोल्ड है तब तक हो जाएगा। फिर एक बार शुगर कंट्रोल हो गया, थोड़ा फोकस हटा लाइफ में, आदमी अपने करियर पे भी ध्यान देगा, फैमिली पे भी ध्यान देगा, तो वो फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे लिए क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है। बस ये अगर मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं आराम से उसे अपनी डाइट उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। इनिशियल स्टेज ये समझने के लिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और इनिशियल स्टेज जब डायबिटीज बहुत हाई आ रही है मेरी, उस समय पे अब डाइटिशियन डेफिनेटली हायर करना चाहिए। दे आर मोर क्वालिफाइड टू प्रिस्क्राइब अ डाइट। लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उस हिसाब से अपनी डाइट आपको खुद से बनाना है। सबसे मेन लाइफस्टाइल को अगर ठीक करना है तो आपको रीजन पता होना चाहिए, मुझे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और उसके बाद में मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। ये अगर एक पेशेंट ने समझ लिया तो उसकी आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो रही है। राइट, ओके सर। डायबिटीज का जो पैरामीटर्स हैं, जो नंबर जो है फास्टिंग का, आफ्टर मील जो है नंबर्स हैं, जो पहले अब और इन फ्यूचर क्या नंबर से होने वाले हैं? तो डायबिटीज अभी हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेस मोर देन 125। फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब सुबह सुबह जो चेक होती है, 8 घंटे आपने कुछ नहीं खाया हुआ हो। दूसरी होती है खाने के बाद वाली शुगर 200 के ऊपर, और HbA1c 6.5 या उसके ऊपर से। HbA1c होता है 3 महीने का एवरेज। इनमें से अगर कोई भी 2 एलिवेटेड है तो फिर हम उसे डायबिटीज बोलते हैं। अब जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लो कट ऑफ्स रखे गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ऐसे कट ऑफ्स रखे गए हैं जिसमें कि ऑर्गन डैमेज नहीं, ऑर्गन डैमेज चालू हो जाता है। मतलब अगर मेरी इन कट ऑफ्स के ऊपर अगर मेरी शुगर्स जा रही हैं तो मेरी बॉडी को नुकसान होना, मेरे ऑर्गन्स को डैमेज होना चालू हो जाता है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा इन कट ऑफ्स को फॉलो करते हैं। ये जो सारे कट ऑफ्स अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बनाता है, ये कोई पर्टिकुलर कोई छोटी संस्था या कोई डॉक्टर नहीं बना सकता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम कट ऑफ्स होते हैं, और ये कट ऑफ्स बहुत सारी रिसर्चेस को कंबाइन करके बनाया जाता है। तो सर जो नए क्राइटेरिया आए हैं उनकी वजह से आपको नहीं लगता कि डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो क्राइटेरिया हैं वो काफी टाइम से यही हैं। मैं जब से देख रहा हूँ, मुझे लगता है 7-8 साल पहले कभी चेंज हुए थे, और अभी कट ऑफ ऑलमोस्ट वही चल रहे हैं अभी तो। सेम ही चल रहा है। ओके। सबसे बड़ा सवाल, क्या डायबिटीज रिवर्सिबल है? यस, अर्ली स्टेजेस में जो टाइप 2 डायबिटीज है वो रिवर्सिबल है, और हम बहुत लोग हमने डायबिटीज रिवर्स किया है। मतलब विद गाइडेंस बहुत लोग आसानी से कर लेते हैं। मतलब आसान तो नहीं है, मुश्किल तो है, लेकिन हो जाता है। तो किस तरीके से होता है? तो टाइप 2 डायबिटीज जो अर्ली स्टेजेस में आते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज होते हुए बहुत समय हो चुका है तो फिर वो रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक शुगर पेशेंट के लिए आइडियल लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? तो आइडियल लाइफस्टाइल के 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेज करें। अपने काम को, जो भी फैक्टर्स आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी लाइफ में स्ट्रेस डालते हैं, उनको थोड़ा अलग करने की कोशिश करें, उसको मैनेज करना सीखें। चाहे वो आप योग प्राणायाम से मैनेज करें, चाहे वो काम को डेलीगेट करके करें, या फिर जो भी मेजर्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल हियर। सेकंड हो गया स्लीप। 7 से 8 घंटे जरूर सोएं, जो हमने पहले भी बात की थी। 10 PM to 2 AM का टाइम आपकी स्लीप में जरूर होना चाहिए, और 7 से 8 घंटे आप जरूर सोएं।
तीसरी चीज जो हो गई वो हो गया डाइट। डाइट में सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमने अभी किया था कि एक तो शुगर्स आपको कम से कम लेना है, एंड जो रिफाइंड कार्ब्स है वो कम से कम लेना है। जैसे मैदा कम लेना है, गुड़, शहद, चीनी, फ्रूट जूसेस कम से कम लेने हैं। फ्रूट जूसेस प्लेन शुगर सिरप्स होते हैं। फ्राइड एंड जंक फूड, कचौड़ी, समोसे, पकौड़े बिल्कुल कम से कम लेने हैं। दूसरा, फ्रूट्स जो अपन ले ही सकते हैं, जो फ्रूट दब नहीं सकता वो अपन आराम से खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल, नाशपाती, बेर, जामुन, जामफल, ये सब। केला, चीकू, आम, लीची बिल्कुल नहीं खाना है। अवॉइड ही केला, करनी चाहिए। चीकू, आम, लीची, सीताफल ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। और बाकी के जो फ्रूट्स है वो आप आराम से मतलब मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं, जैसे पपाया, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, वाटरमेलन, नाशपाती, ये सब आप ले सकते हैं। बशर्ते कि वो बहुत ज्यादा मीठे ना हो। बहुत ज्यादा जितना भी पक जाता है फ्रूट बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मीठा होता चला जाता है, तो वो कम से कम रखें। दूसरा, जब खाने की थाली कैसी होनी चाहिए, जब भी हम खाना खाना बैठे तो पहले खूब सारा सैलेड लें, सलाद बहुत सारा लें। सलाद में आप सब कुछ ले सकते हैं, टमाटर हो गया, ककड़ी हो गया, कुकुम्बर हो गया, जो भी है सब कुछ लें। पहले सलाद खाएं, खूब सारा सैलेड्स लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन लें। पनीर, छोला, चना, राजमा, ये सब बॉइल्ड जो चाट होती है या जो बॉइल्ड होते हैं वो लें। पनीर आप वैसे भी खा सकते हो डायरेक्ट, या व्हाटएवर जो भी आप तरीके से उसको बनाना चाहो वो बना सकते हो। देन आप फिर खाना स्टार्ट करें। ठीक है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग भी ले सकते हैं, है ना। फ्राइड चिकन, फ्राइड नहीं लेना है, जो अपना ग्रिल्ड चिकन होता है वो ले सकते हैं। एंड देन खाना खाएं। खाने में रोटी कम और सब्जी ज्यादा। रोटी जो होनी चाहिए वो मल्टीग्रेन होनी चाहिए, गेहूं और चावल कम। मल्टीग्रेन में आप जो भी मोटा अनाज आता है, मिलेट्स जो भी होता है, चाहे वो ज्वार, जौ, बाजरा, रागी, ये सब ले सकते हैं। और सब्जी थोड़ी सी ज्यादा लें, सब्जी खूब अच्छे से लें। और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करें। खाना आपने खा लिया, पोर्शन साइज कंट्रोल में रखें, एक साथ बहुत सारा खाना ना लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एंड जैसे 3 मीडियम साइज मील्स होनी चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आपने मीडियम साइज मील्स लिया और बीच में आप थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया। 11 बजे, 5 बजे, रात को सोने से पहले 8, 9, 10 बजे आपने थोड़ा सा स्नैक ले लिया। स्नैक में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये सब आप लें। तो इस तरीके से आप अपना शुगर्स बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट, 20 मिनट वॉक जरूर करें, हर मील के बाद, प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर मील के बाद, लेकिन एटलीस्ट डिनर के बाद तो जरूर करें, क्योंकि सब उसके बाद घर आ ही जाता है काम से अपने, तो वॉक करें। आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर 10 से 15 मिनट नॉर्मल पेस पे आप वॉक करें। नेक्स्ट जो है ड्राई फ्रूट्स लें। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स 2-2 पीस रात को भिगो के सुबह सुबह खाली पेट ले, एक्सेप्ट अंजीर, मुनक्का एंड जो किशमिश है। अंजीर, मुनक्का, किशमिश थोड़ा कम लें, वो भी आप कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम करें, अवॉइड करें। लेकिन बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्राजील नट। एक ब्राजील नट भी आता है जो सिंगल पीस आप लेना चाहिए, 2 पीस नहीं लेना है वो तो। बाकी सारे जो पिस्ता, बादाम, अखरोट, छुआरा, सब 2-2 पीस रात को भिगो के सुबह सुबह खाली पेट लें। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वो आपको फाइबर देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, ओमेगा एसिड्स देता है, बहुत फायदेमंद है। एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वॉक, ब्रिस्क वॉक, जो मैंने पहले बताया। जो भी एक्सरसाइजेज होती है वो 3 तरह की एक्सरसाइज होती है। एक होती है लो इंटेंसिटी, एक होता है मॉडरेट इंटेंसिटी और एक होता है हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो है जिसको करते वक्त आप सीटी बजा सकते हो, बात कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल वॉक करना हो गया, टहलना। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो है जिसको करते वक्त आप सीटी नहीं बजा सकते, लेकिन बात कर सकते हो, जैसे ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉक करना, है ना, साइकिलिंग करना। एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आप दोनों ही चीजें नहीं कर सकते, ना आप सीटी बजा सकते हो, ना आप बातें कर सकते हो, जैसे दौड़ना, रनिंग करना, या हाई थोड़ी ज्यादा स्पीड पे साइकिलिंग करना, ये सब। तो डायबिटीज में जो रिकमेंडेड है वो लो इंटेंसिटी से आपको इतना फायदा नहीं होता है। यूजुअली है कि 10,000 स्टेप्स कर लो, ये सब, उससे इतना फायदा नहीं है। फायदा अबाउट द क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। चाहे आप कम ड्यूरेशन के लिए करें, लेकिन कोशिश करें कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉक। तो ये सब एक्सरसाइज में करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 to 4 days अ वीक बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, मसल्स बिल्डअप होगा, तो
इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, हम्म, जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा अच्छा होगा, डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा फायदा फायदेमंद होगा। है। ये जितने भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ये सारे के सारे डायबिटीज रिवर्सल में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके। जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जो इनिशियल डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के, तो उनमें हम ये सारे के सारे लाइफस्टाइल चेंजेस को इन्फोर्स करते हैं, बोलते हैं कि आप ये सब कुछ करो, और जो भी उनके अंदर करेक्टेबल फैक्टर्स और कुछ, जैसे स्मोकर्स हैं या अल्कोहलिक्स है तो आप स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल बंद करो, एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो बीच बीच में थोड़ा सा वॉक कर लो, इस तरीके से। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेस मैनेज करो। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए जो नाइट शिफ्ट करते हैं, डायबिटीज उनमें रैम्पेंट है इस समय, बहुत कॉमन है। मतलब मैं बोलूंगा कि 30s 40s में सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो नाइट नाइट में काम करते हैं सबको हो जाता है। तो उनको हम यूजुअली, मैं तो कई बार लेटर्स भी लिख के देता हूँ कि भाई इनकी आप डे शिफ्ट्स कर दो, तो काफी कंपनीज वो फॉलो भी करती हैं। बिकॉज अगर आपने पेशेंट आपसे रिकमेंड, मैं खुद भी लिख के देता हूँ अच्छा, जबरदस्ती कि आप इसको करवाओ, करवाओ, तो वो लोग कर लेते हैं। हाँ। एंड मेनी टाइम्स हमने बहुत कॉमनली डायबिटीज इस तरीके से रिवर्स किया है, जस्ट बाय शिफ्टिंग देयर ड्यूटी टाइमिंग्स, कि नाइट से वो डे शिफ्ट में चले जाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डायबिटीज आराम से रिवर्स हो जाती है। क्योंकि एक ऑप्शन ये है कि मैं जिंदगी भर, मैं 35 हूँ और मैं जिंदगी भर अब डायबिटीज के साथ जीऊं, उससे अच्छा है कि आप अगर बहुत एग्रेसिव हो जाओ 1-2 साल के लिए, तो डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स होने के बाद में ये क्या, अगर अगर लाइफस्टाइल फिर से बिगाड़ी है तो फिर से हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, क्योंकि आप जिंदगी भर एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन आप हमेशा थोड़ा सा रिस्क पे तो रहोगे, एक्स्ट्रा रिस्क पे रहोगे। बट अगर 2 साल तक अगर किसी ने फॉलो कर लिया, लाइफस्टाइल मेंटेन कर लोगे तो फिर हो जाता है, मैनेज हो जाती है। 1-2 साल अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो उसके लिए तो फिर वो उसको, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतना फिट हो चुका होता है कि वो कर लेता है, एक डायबिटिक पेशेंट का डेली रूटीन मॉर्निंग टू स्लीप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? द बेस्ट इज कि डेली रूटीन जो स्टार्ट होता है वो पिछली रात से स्टार्ट होता है। अच्छा। वो कभी भी मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं होता, पिछली रात से स्टार्ट होता है कि आपका स्लीप क्वालिटी कैसी है। तो आप सबसे पहले 10 बजे तक सो जाओ, एंड कम से कम 2 घंटे पहले वाइट लाइट ऑफ कर दीजिए, वार्म लाइट्स में चले जाइए, जैसे कि फोन की लाइट कम से कम, टीवी कम से कम, स्क्रीन टाइम बेसिकली स्क्रीन टाइम अपना कम रखें। जितने भी अपने व्हाइट लाइट्स हैं घर में उनको ऑफ करके आप वार्म लाइट्स, जो येलो लाइट्स हैं वो ऑन कर लें। 10 बजे तक आप सो जाएं, कोई बुक वुक पढ़ के या रेस्ट करके व्हाटएवर सो गए। और फिर उसके बाद आप कम से कम कोशिश करें 7 से 8 घंटे सोएं। सुबह जब आप उठते हैं तो उठ के थोड़ा फ्रेश होके अपने ड्राई फ्रूट जो भी हमने रात को भिगोए थे वो खा ले और वॉक करने जाए। वॉक प्रिफरेबली, या फिर जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो करने जाए, प्रिफरेबली हमेशा पार्क के अंदर ग्रीनरी होनी चाहिए, एंड ध्यान वहीं पे होना चाहिए। बॉडी वहाँ है और ध्यान काम पे है, कहीं और है, वो सही नहीं है। बॉडी वहीं पे हो, सन एक्सपोजर लें थोड़ा सा, सन एक्सपोजर से हमारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। घर पे आए एंड अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया और आप अपने काम पे चले गए। पूरे दिन कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पैरों का इस्तेमाल, खूब चले फिरें, इसे लेग एक्टिवेशन बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा चलें, जो भी, जैसे सपोज आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आपने थोड़ी दूर पार्क कर दी, आपको फोन पे बात करना है किसी से तो आपने चलते फिरते फोन पे बात कर लिया, या कोई भी ऐसा काम आपको करना है जो कि किसी से सपोज मिल के आना है तो आप उसको शेड्यूल कर लो अपने खाने के बाद, आफ्टर लंच शेड्यूल कर लो, तो उससे आपकी वॉक हो जाएगी। और मतलब ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की कोशिश कीजिए। अगर पानी आपको पीना है तो पानी कोशिश करो बॉटल वहां मत रखो, आप बार बार जाके पी के आ जाओ। किचन में जाके आप जो भी आपका वाटर स्टेशन है आपके ऑफिस में, वहां जाके आप पी के आ जाइए। और इंस्टेड ऑफ अगर डोरबेल बजाए तो आप खोल के आ जाओ, इंस्टेड किसी को आप बोलो कि खोल दो, आप खुद खोल के आ जाओ। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ पे। रात में आप आते हैं, कोशिश कीजिए कि डिनर सनसेट के टाइम हो जाए, या एटलीस्ट 8 बजे से पहले तो हो जाए। खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का ब्रेक गैप होना चाहिए। तो आप 10 बजे सोने का प्लान करें तो 7 बजे कोशिश कीजिए कि आप खाना खा लें। और अगर 7 बजे खाना नहीं भी खा पाते, आप 8 बजे हो जाता है आपका, तो उसके बाद अगर आप वॉक करेंगे या वज्रासन करेंगे तो उस तरीके से आप अपना खाना अच्छा डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आप 10 बजे तक फिर सो सकते हैं। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखें, वॉक थोड़ा ज्यादा रखें, फूड क्वालिटी, फूड क्वांटिटी, फूड पोर्शन साइज कंट्रोल में रखें, बहुत एक्सेसिव ओवर ईटिंग ना करें, बार बार खाना नहीं खाना है, बीच में जो स्नैक्स लेना है एक हेल्दी स्नैक्स लेना है, थोड़े बहुत अननेसेसरी स्नैकिंग्स, चाहे वो नमकीन है, समोसे हैं, ये तो हो ही ये है बिस्किट्स है, ये सब कम लें। जो एक कॉमन मिस्टेक हम देखते हैं वो है, जो कि आदत सबको पड़ी हुई है, सुबह उठते ही चाय विद
बिस्किट या रस्क वगैरह की, देयर वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट, वो भी शुगर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये बेसिक फंडे हैं जो कि अगर फॉलो करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सर, इंडिया में हम रहते हैं और हमारी कल्चरल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, फास्टिंग हमारी इतनी ज्यादा होती है और बहुत सी, राजस्थान में तो इवन मैंने बहुत फीमेल को देखा है कि उन्हें फास्ट करना है तो करना ही है, फिर उनकी तबीयत उनके लिए कोई मैटर नहीं कर रही होती है। फिर जैसे आप वीकडेज में कोई फास्ट आ रहा है, उसके अलावा एकादशी आ रही है, एकादशी पे तो वो लोग जनरल खाना भी नहीं खाएंगे, वो कुछ डिफरेंट तरीके का ही खाना खाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में उनको शुगर का किस तरीके से उनको कंट्रोल करना चाहिए और किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? इन दैट केस अगर वो हैवी मेडिसिन, डायबिटीज की अच्छी खासी दवाइयां ले रही हैं, जिसमें यूजुअली हम ग्लिमिप्राइड वगैरह बोलते हैं, अगर उनको ग्लिमिप्राइड नाम की दवाई चल रही है तो उनको जिस दिन उनका फास्ट है उसके एक दिन पहले और जिस दिन उनका फास्ट है उस दिन वो दवाई नहीं लेनी चाहिए, उनको स्किप कर देनी चाहिए। वैसे तो फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी वो बहुत एडमेंट होता है कि मैं तो करूंगी या करूंगा ही, तो फिर ठीक है कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्लिमिप्राइड है आपकी दवाई में तो उसे स्किप कर दे। दूसरा, आप जो अलाउड होते हैं फास्ट में चीजें, जैसे कोकोनट वाटर, वो आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ रात में ही ले रहा हूँ, कोशिश करें रेगुलर इंटरवल्स पे, जब ब्रेकफास्ट टाइम होता है, लंच टाइम होता है, डिनर टाइम, सेम वही टाइम, बस उसमें अपना वो, बस उसमें कोकोनट वाटर या जूसेस ये सब ले लें। तो वो हाई कैलोरिक होते हैं और साथ में आप दवाई भी ले लोगे तो उससे फिर वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती है। सोल्यूशन आस्था भी बरकरार है। और लेकिन जो हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो करते हैं नवरात्रों में, जो लगातार 9 दिन फास्ट होते हैं, और रमजान वगैरह जो लगातार, लेकिन रमजान में फिर भी कुछ खा लेते हैं, हैवी ईटिंग करते हैं, मतलब वो 6-7 बजे के बाद 3-4 मील्स हो जाती हैं हैवी, लेकिन नवरात्रों में बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उधर तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली फेस होती हैं। काफी सारे पेशेंट हॉस्पिटल में लैंड करते हैं उस वजह से, बढ़िया, ठीक है। तो ये एक छोटा तरीका है जिस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। अब जैसे फास्ट में साबूदाना खिचड़ी हो गई, ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो तो वेरी हाई इन कैलोरीज। साबूदाना पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से आ गया वो, बट हेवीली डेंजरस। हम पिज्जा को गालियां दे रहे हैं, पिज्जा बर्गर को, पिज्जा बर्गर से तो कहीं ज्यादा खतरनाक है साबूदाना। बहुत, इट्स अ प्योर रिफाइंड कार्ब। तो मैंने ये सुना है एक जगह कि एक कटोरी तेल डायरेक्टली पी लो या एक बाउल आप साबूदाना खिचड़ी खा लो, इक्वली है वो। यस। सर, GLP-1RA ड्रग्स क्या है और कैसे काम करते हैं? तो ये एक ऐसी दवाई है जिसने अभी पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। नोवो नॉर्डिस्क एक कंपनी है जिन्होंने ओजेम्पिक नाम से, सेमाग्लूटाइड नाम से बेसिकली एक दवाई बनाई, जिसका ब्रांड नेम था ओजेम्पिक, मतलब है अभी भी है ओजेम्पिक। नाउ ये एक तहलका मचाने वाली दवाई है जो कि बनी तो डायबिटीज के लिए है, लेकिन इसका जो मेजर इफेक्ट है वो है वेट लॉस पे। तो अगर आप आज की डेट में टीवी खोल के देखें तो सब आपको पतले हुए दिखाई देंगे, चाहे वो करण जौहर तो बहुत फेमस हुआ ही था, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो राम कपूर हो, चाहे वो सेरेना विलियम्स हो, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कि पतले हो रहे हैं, एंड द रीजन इज ओजेम्पिक। तो ओजेम्पिक एक ऐसी दवाई है डायबिटीज की, इसने सारी दवाइयों को पिछाड़ते हुए ये सबसे ऊपर आ गया। इस समय पे द नंबर 1 मेडिसिन जो डायबिटीज की है वो है सेमाग्लूटाइड। ये बहुत ही महंगी दवाई है जो कि हर जना अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी आज मैं पिछले महीने तक बात करूं तो जिसकी कॉस्टिंग इंडिया में 25,000 रुपीज पर मंथ आती थी, लेकिन पेटेंट ऑफ हो गया इंडिया में 20 मार्च को 2026 में। इसके बाद ये बहुत ज्यादा सस्ता हो गया और अब जो इसकी कॉस्टिंग आती है वो समवेयर अराउंड 500 रुपए पर मंथ से लेकर 2,000-2,500 रुपए पर मंथ आती है। तो अब आपको नॉर्मल आपके आसपास भी लोग पतले होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये वंडर ड्रग है और सही में तहलका मचाने वाली दवाई है, क्योंकि इससे जबरदस्त वेट लॉस होता है, डायबिटीज बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, डायबिटीज से होने वाले सारे ऑर्गन डैमेजेस को ये प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो किडनी हो चाहे वो हार्ट हो, सब में ये बेनिफिशियल है। दूसरा, वेट लॉस करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, तो उससे डायबिटीज रिवर्सल में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हमारे काफी पेशेंट्स जो 150 केजीज के थे, 140 केजीज के थे, वो उनकी शुगर्स बहुत हाई आ रही थी, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये दवाई डाली उनके पास। अब वो दवाई लेने लगे, 100 केजीज पे आ गए, 110 केजीज पे आ गए, तो डायबिटीज, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी तकलीफें थी वो सारी की सारी रिवर्स हो गई। तो ये दवाई 2 तरीके से आती है, एक तो टैबलेट एंड इंजेक्शन, एंड
टैबलेट डेली लेना होता है, इंजेक्शन वीकली होता है। इंजेक्शन को सुपीरियर माना गया है क्योंकि उसके इफेक्ट्स, फायदे एंड जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। सर जो नॉन डायबिटिक इसको कंज्यूम कर रहा है उसको कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, तो नॉन डायबिटिक भी इसको ले सकते हैं वेट लॉस के लिए। डेफिनेटली वेट लॉस में भी ये बहुत ही मेजर ड्रग है इस समय पे, तो यूज किया जा सकता है। जो ऐसा साइड इफेक्ट्स बोलूं तो सिर्फ ब्लोटिंग होना, पेट थोड़ा फूलना, ऐसा गैस बनना, ब्लोटिंग होना, वो हो सकता है। कुछ लोगों को नॉजिया, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, डायरिया वगैरह हो सकता है। बाकी मेजर कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स अभी तक किसी भी स्टडी में नहीं बताए गए हैं और हो भी नहीं रहे हैं प्रैक्टिकल यूज में भी। जो मेजर साइड इफेक्ट वो शॉर्ट टर्म है, 2-3 दिन अगर किसी को लूज मोशंस, वॉमिटिंग हो जाए तो आप उनको दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, देन वो दवाई को स्टॉप कर सकते हैं। तो सर जो ये डाइटिशियंस होते हैं या जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये मना करते हैं इन चीजों को, इस पर्टिकुलर इस ड्रग के लिए? तो ये कभी भी लाइफस्टाइल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये दवाई कभी भी लाइफस्टाइल का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि दवाई आपने ली, वेट कम भी हो गया तो वेट तो वापस आ जाएगा। जब आप दवाई बंद करोगे तो रिबाउंड होगा, वेट वापस आएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि किसी भी कारण से, चाहे या वो बहुत अनफिट हो चुके हैं, उस वजह से वो वेट लॉस कर ही नहीं पा रहे, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद वो इतने बीमार महसूस कर रहे हैं, वेट इतना ज्यादा हो गया। 150 केजी के इंसान के लिए एक्सरसाइज करना, उसको लूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, जर्नी है काफी, बहुत लंबी जर्नी है लूज। तो ये दवाई आप एज अ पुश यूज कर सकते हो कि आपने दवाई स्टार्ट की और धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस करेगी और साथ में आप अपना लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जाओगे। ताकि अगर आप सिर्फ लाइफस्टाइल के भरोसे रहोगे, और वो कोशिश करना चाहिए, हम जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मुझे वेट लॉस के लिए दवाई लेनी है, तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप पहले ट्राई करो, 3 to 6 मंथ्स खुद से लाइफस्टाइल से आप ट्राई करो, बहुत मेहनत करो, और फिर नहीं होता है तो जस्ट एज अ सपोर्ट हम आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप उसको लेंगे तो धीरे धीरे वेट लॉस भी होगा, साथ में अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। तो सपोज 150 केजीज वो 100 आ गए तो अब 100 पे आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 100 पे मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल तो वो भी है, लेकिन हाँ वो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि 150 से 100 आना है। तो ये दवाई उस केस में यूज की जा सकती है। कितनी लंबी ड्यूरेशन तक ये दवाई कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं, कितना भी यूज कर सकते हैं, कितना भी लंबा ड्यूरेशन यूज कर सकते हैं। 72 मंथ्स तक का तो डेटा अवेलेबल है ही अच्छे से कि आप विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स उसको यूज कर सकते हो। लेकिन यूजुअली जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं 6 मंथ्स to 1 ईयर, उसमें यूजुअली हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। जैसे 100 केजीज वो 70 पे आ जाते हैं 6 मंथ्स में, देन उसको हम स्टॉप कर देते हैं और फिर उसके बाद आप लाइफस्टाइल से उसको मेंटेन कर सकते हो। सर तो ओजेम्पिक जैसे ड्रग का मिसयूज हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है? यस, मिसयूज डेफिनेटली हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको एज अ सब्स्टिट्यूट टू लाइफस्टाइल ले रहा हूँ तो ये मिसयूज है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ और मैं ये दवाई ले लेके पतला मेंटेन रखूँ अपने आप को, कि मैं 80 केजीज हूँ और मैं अब 80 ही मुझे रखना है अपने आप को, 80 मेरे लिए आइडियल वेट होना चाहिए, और मैं दवाई ले लेके अपने आप को 80 पे मेंटेन कर रहा हूँ, 75 पे आ जा रहा हूँ विदाउट एनी लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब ये इंजेक्शन भी ले रहा हूँ और साथ में स्मोकिंग भी कर रहा हूँ, अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहा हूँ अच्छे से, कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये मिसयूज में कंसिडर किया जाएगा। बट हाँ, अगर आप उसको एज अ थेरेपी, एज अ एज अ टेम्पररी मेजर यूज कर रहे हो तो दैट्स नॉट मिसयूज, वो आप ले सकते हैं। सर तो फ्यूचर में आपको नहीं लगता कि ये लाइफस्टाइल लोग अपने लाइफस्टाइल का इसको पार्ट बना लेंगे? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें, जैसे स्मोकिंग को भी लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो डेफिनेटली बना सकते हैं, जो अच्छे के लिए यूज करना चाहता है वो अच्छे के लिए यूज करना चाहता है। लेकिन दूसरी चीज, ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, ये एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, तो मिसयूज इतनी आसानी से नहीं हो सकता, ये आसानी से अवेलेबल नहीं है। इसको एक डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा पहले, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही नहीं करेगा तो लेंगे कैसे। हालांकि इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है रूल्स, आप आराम से फार्मेसी से जाके खरीद सकते हो, लेकिन हाँ फिर भी वो ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप फिर भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होता ही है। बट फिर भी अगर ज्यादा मिसयूज होता रहा तो ऐसा रूल भी आ ही जाएगा स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन वाला? तो कुछ नहीं होगा, वो चलता रहेगा। इट्स इंडिया। ओके सर, कुछ लोग अपना लाइफस्टाइल सही रखते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, उसके बावजूद भी डायबिटिक हो जाते हैं। या सब कुछ रखते हुए अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा जेनेटिक स्ट्रांग है तो हो जाता है। पहला ये कारण होता है। दूसरा, कुछ हिडन फैक्टर्स, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफस्टाइल ठीक है लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो नहीं। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, लेकिन हाँ मैं पूरी रात काम करता हूँ,
पूरी रात काम करता हूँ, सुबह 6 से लेकर दिन के 12 बजे तक सोता हूँ, तो डायबिटीज तो होगी, 100% होगी। कुछ है, मैं सोता भी टाइम पे हूँ, सब कुछ टाइम पे करता हूँ, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा लेता हूँ तो भी होगी। मैं पूरे दिन फोन पे रहता हूँ, पूरे दिन कॉल्स आते रहते हैं, मैं हमेशा अलर्ट मोड में रहता हूँ, तो कॉर्टिसोल हार्मोन आपका बढ़ता रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते रहेंगे, तो भी डायबिटीज होगा। तो ये सारी चीजें, जैसे साबूदाने की खिचड़ी, बहुत लोग साबूदाने की खिचड़ी खा जा रहे हैं फास्टिंग में, उनको लग रहा है कि वो सही है, लेकिन असलियत में वो सही नहीं है। कि मैं तो फास्ट कर रहा हूँ फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, व्हाटएवर, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि मैं पूरे दिन साबूदाने की खिचड़ी खा रहा हूँ बैठ के, चाय में बहुत ज्यादा पी रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ। तो कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफस्टाइल ठीक है, लेकिन शायद नहीं है। ज्यादा डेंजरस क्या है, शुगर या इंसुलिन स्पाइक? इंसुलिन स्पाइक। शुगर इतनी डेंजरस नहीं है, बार बार जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, और जो स्ट्रेस लिया है, उससे जो इंसुलिन स्पाइक हो रहा है वो ज्यादा डेंजरस है। बार बार इंसुलिन स्पाइक होगा तो धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस करेगा और फिर वो डायबिटीज करेगा। नॉर्मल इंसान, जस्ट लाइक आई एम नॉट डायबिटिक, पर मेरे को क्या करना चाहिए अपने आने वाले टाइम के लिए, ये पता करते रहने के लिए कि मेरे को शुगर तो नहीं हो गया या हो सकता है, क्योंकि फैमिली में है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी XYZ पर्सन अपना किस तरीके से अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या स्टेप? तो ईयरली चेकअप्स होने चाहिए शुगर्स के, डेफिनेटली एवरी ईयर हमें अपना HbA1c जो 3 महीने का एवरेज होता है वो कराना चाहिए, और जो फास्टिंग ब्लड शुगर्स हैं वो करानी चाहिए। पोस्ट पैंडियल अगर करा सकते हैं तो अच्छा है, वो भी कराना चाहिए। बाकी जो कोलेस्ट्रॉल हुए, हार्ट, लिवर, किडनी, ये के जो बेसिक टेस्ट होते हैं अपने डॉक्टर से परामर्श लेके कंसल्ट करके कराने चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा यूरिन आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, वेट लॉस होना, या ये तो चलो बहुत लेट स्टेज पे आता है, अर्ली स्टेज की बात करें तो नेक के पीछे डार्क स्पॉट्स आना, या फिर छोटे छोटे मस्से निकलना जिसे अकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, टेस्ट कराएं, तो आपको पता लग जाए कि डायबिटीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर, ऐसे 5 फूड जो हम लोग अननोइंगली कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारा डायबिटीज बढ़ा देंगे या हमको डायबिटिक बना देंगे। सबसे कॉमन फ्रूट जूसेस, सबसे डेंजरस, मैदे की सारी चीजें, जैसे चाहे वो मोमोज हुए, क्योंकि आजकल स्पेशली जैसे जयपुर जैसी सिटी है, तो अगर आदमी को एंजॉय करना है, कुछ करना है, रिलैक्स करना है, तो एक ही तरीका है, वो है खा के। हाँ, इधर उधर जाओ, कुछ खा लो, और जो भी आप खाओगे उसमें मैदा तो होगा ही। चाहे आप मोमोज खाओ, चाहे आप कचौड़ी समोसे खा लो, चाहे पिज्जा खा लो, चाहे बर्गर खा लो, चाहे गोलगप्पे खा लो, तो आप कुछ भी खाओगे तो उसमें चाट खा लो, मठरी चाट खा लो, व्हाटएवर, आप मैदा उसमें हो गई। तीसरी चीजें हैं, फ्रूट जूसेस की बात हो गई, ये हो गए। तीसरी चीज हो गई जो रिफाइंड कार्ब्स, रोटी वगैरह हो गया, रोटी एंड चावल, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये सारी चीजें हो गई। चाहे वो चौथी चीज हो गई बेवरेजेस, अल्कोहल हो गया या टी कॉफी हो गया, इस तरह की चीजें। तो ये मेजर चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ के इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, एंड नोइंगली अननोइंगली हम ले ही रहे हैं पूरे दिन भर। तो ये, और ये हमें इवेंचुअली डायबिटीज बढ़ाती भी है, डायबिटीज के लिए प्रोन भी करती हैं, और अगर हमें डायबिटीज है तो शुगर्स को भी बढ़ाती हैं। 5 ऐसी चीजें जो हमें खाने अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेनी चाहिए जिससे कि हम डायबिटीज से दूर हो जाएं। या ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो मैंने बताए थे, दाना मेथी वगैरह, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स, जो अच्छे फ्रूट्स हैं जो दब नहीं सकते, एप्पल, नाशपाती, बेर, जामुन वगैरह, ये सब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा जो मिलेट्स है, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, ये सब आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं। जो हेल्दी स्नैक ऑप्शंस हैं, जैसे वही बीच में आपने ड्राई फ्रूट्स, मखाने वगैरह ले लिए, फ्रूट्स ले लिए, ये सब, एंड मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड हाई प्रोटीन फूड। प्रोटीन इज सीवियरली लैकिंग, हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत ज्यादा लैक करता है। तो जितना भी प्रोटीन है, चाहे पनीर हुआ, चाहे छोला, चना, राजमा, या एग्स हो गए, बॉइल्ड एग्स हो गए, ग्रिल्ड चिकन हो गया, है ना, ये सब हम ले सकते हैं। नाइस, सो थैंक यू सो मच सर इतने इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। आई होप कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद में लोगों को समझ आए कि डायबिटीज इज नॉट अ टेंशन, वो टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। टेंशन लोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो, मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी लेकर के आओ, आपका डायबिटीज ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन। सर, आप लास्ट में अपने हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? थैंक्स अ लॉट मैडम मुझे बुलाने के लिए। तो मैं अपने थॉट्स जो मैं सबको बताना चाहता था वो एक लार्जर ऑडियंस को पहुंचेंगे।
दूसरी चीज यहाँ एंड थॉट यही है कि डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हो भी जाता है तो इट इज रिवर्सिबल। आप अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करें, इट इज मेनी टाइम्स कंट्रोलेबल विदाउट टैबलेट्स ऑल्सो, विदाउट मेडिसिन ऑल्सो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसे रिवर्स भी कर सकते हो। जो आपको फोकस करना है वो अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना, और ये लाइफस्टाइल पे जो आप फोकस करोगे तो ना सिर्फ आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी या कंट्रोल होगी, बल्कि बाकी चाहे वो बीपी हो, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे हार्ट अटैक के रिस्क हो, हर चीज में आपको बेनिफिट करेगा। साथ में आपकी डेली डे टू डे लिविंग में चाहे आपका एक्सरसाइज एनर्जी लेवल हो उसको बढ़ाएगा, आपके मूड को एनहांस करेगा, हर चीज को अच्छा करेगा। बेसिकली ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस ना सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे बल्कि आपकी लाइफ को और स्मूथ और अच्छा बनाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स को और अच्छा बनाएंगे, आपके मूड को अच्छा रखेंगे, तो बाकी सारी चीजें भी अच्छी होंगी। तो ओवरऑल आपकी जो लाइफ है उसको और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। मैडम।